नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने एलओसी पर किया सीज फायर उल्लंघन तो भारतीय सेना ने दे दिया मुंहतोड़ जवाब। खबर में आगे जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का। बिहार में मोदी नीतीश का मैजिक बरकरार, विधानसभा चुनाव में बढ़ सकती है तेजस्वी यादव की मुश्किलें, क्योंकि सर्वे में हो चुका है बड़ा खुलासा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि आज अगर हो गए लोकसभा चुनाव तो बीजेपी अपने दम पर बना लेगी सरकार, मोदी योगी की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनते ही लागू होगी पीएम मोदी की बड़ी योजना, विजेंद्र गुप्ता ने एलजी को लिखी है चिट्ठी। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि फ्रांस दौरे में पीएम मोदी ने दिखाया न्यू इंडिया का दम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान ने एलओसी पर किया सीज फायर उल्लंघन तो भारतीय सेना ने दे दिया मुंहतोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी सैनिकों ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास भारतीय चौकियों पर अकारण गोलीबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना के माकूल जवाब देने के बाद पाकिस्तानी उल्टे पांव भाग गए। पाकिस्तान की ओर से हुए नुकसान का तुरंत पता नहीं चल पाया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि दुश्मन की सेना को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय सेना ने इस जानकारी की न तो पुष्टि की है और न ही खंडन किया है। कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से ये संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है और इससे एक दिन पहले जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध आतंकवादियों ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी विस्फोट किया था, जिसमें कैप्टन सहित 2 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में मोदी और नीतीश का मैजिक बरकरार, विधानसभा चुनाव में बढ़ सकती है तेजस्वी की मुश्किलें, सर्वे में हो गया है बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपनी हालिया जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 243 विधानसभा सीटों में से 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। इस साल नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन करके सत्ता के लिए नए सिरे से प्रयास करेंगे। उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव से है, जो राज्य में सत्ता में लौटने के लिए 2 दशकों की सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में अब एक सर्वे ने तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं एनडीए में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल एक बड़े चैनल के सर्वे के अनुमान के मुताबिक बिहार में मतदान का गणित बेहद स्पष्ट है। अगर एनडीए एकजुट रहता है तो उसे हराना मुश्किल होगा। बिहार में मतदान का पैटर्न पूरी तरीके से अंकगणित पर आधारित होता है। दिल्ली जैसे राज्यों की तरह यहाँ स्प्लिट वोटिंग नहीं होती। अगर भाजपा, नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी साथ बनी रहती है तो महागठबंधन के लिए राह बेहद मुश्किल होगी। इस विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए को वोटों का फायदा होता दिख रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे 47% वोट शेयर मिला था, जो अब बढ़कर 52% हो सकता है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को भी मामूली बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन ये 39% से बढ़कर सिर्फ 42% तक ही पहुंच पा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव हो तो बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम, मोदी योगी की लोकप्रियता बढ़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की अपेक्षा प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया है। सी वोटर के मुताबिक यदि आज चुनाव हो जाए तो भाजपा केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उसे जबरदस्त फायदा हुआ है। देश भर में बीजेपी को 40% से ज्यादा अधिक वोट मिलने की संभावना है। सी वोटर और इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा कराए गए इस सर्वे में 51.2% लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति जताई है, जबकि 24.9% लोग राहुल गांधी के नाम में सहमत दिखे। पीएम चेहरे के तौर पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4.8 अंकों के साथ तीसरे और अमित शाह 2.1% के साथ चौथे और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल 1.2% के साथ 5वें नंबर पर है। सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक चुनाव हुआ तो भाजपा लोकसभा की 281 सीटें आज जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 78 सीटें ही जीत पाएगी और इंडिया गठबंधन को जबरदस्त नुकसान की संभावना है और उसे महज 188 सीटें मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों, अगर आज हो जाए लोकसभा चुनाव तो अकेले दम पर सरकार बना लेगी भारतीय जनता पार्टी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनते ही लागू होगी पीएम मोदी की 5 योजना, विजेंद्र गुप्ता ने एलजी को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता और रोहिणी से नवनिर्वाचित विधायक विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पत्र लिखकर दिल्ली में
आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली लागू करने का आग्रह किया है। विजेंद्र गुप्ता ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को सरकार ने 2021 में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण गैप को भरना है। मिशन के तहत भारत सरकार ने दिल्ली सरकार के लिए 2406 करोड़ रुपए के संसाधन लिफाफे को मंजूरी दे दी है और इसमें 3 प्रमुख घटक शामिल हैं, जिसमें शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और क्रिटिकल केयर ब्लॉक शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फ्रांस दौरे पर पीएम मोदी ने दिखाया न्यू इंडिया का दम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा कई मायनों में खास रहा है। भारत और फ्रांस के बीच न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर एआई पावर तक कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक रोड मैप तैयार हुआ है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौतों सहित 9 अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में भी काम करने पर बात हुई है और इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की अपनी यात्रा समाप्त कर अमेरिका पहुंच गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खुद उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आए। उन्होंने गले लगाकर पीएम मोदी को विदा किया। फ्रांस यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि धन्यवाद, फ्रांस एक सार्थक यात्रा समाप्त हुई जहां मैंने एआई, वाणिज्य, ऊर्जा और सांस्कृतिक संबंधों से लेकर कई कार्यक्रमों में भाग लिया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस के लोगों का आभार। पीएम मोदी का फ्रांस दौरा दोनों देशों के संबंधों के नजरिए से खास अहम रहा और इस दौरान मोदी और मैक्रों ने अपनी गहरी दोस्ती को जाहिर किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में जमकर हुई तकरार, लोकसभा में शाह ने संभाला मोर्चा, राज्यसभा में रिजिजू का आश्वासन, वक्फ बिल जेपीसी रिपोर्ट पर हुई टक्कर। जी हां दोस्तों, लोकसभा में हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज से निर्वाचित भाजपा सांसद और संयुक्त संसदीय समिति के प्रमुख जगदम्बिका पाल ने सदन के पटल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की और इसके बाद भारत माता की जय के नारे भी लगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्पीकर को रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा रखने का या हटाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्यप्रणाली और नियमावली को देखते हुए निर्भीक विवेक के आधार पर स्पीकर को फैसला करना है, जिस पर भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि विपक्षी सांसदों की असहमतियों और सभी बयानों को संसदीय नियमावली के आलोक में जेपीसी की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरेंद्र मोदी 5वीं बार भागलपुर आ रहे हैं। युद्ध स्तर पर चल रही तैयारी, एनडीए ने झोंक दी है पूरी ताकत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर आ रहे हैं, जहां किसान सभा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ने का दावा एनडीए के द्वारा किया जा रहा है। पीएम किसान सभा के मंच से 2000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा करेंगे। बिहार को कई सौगात मिलने की संभावना है। नरेंद्र मोदी बतौर पीएम 4थी बार भागलपुर आ रहे हैं और इससे पहले हर बार चुनावी सभाओं के लिए नरेंद्र मोदी भागलपुर आए और ये पहली बार है जब किसी सरकारी यात्रा पर पीएम भागलपुर आ रहे हैं। एनडीए ने उनके स्वागत के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है और कई बैठकें की गई हैं। वहीं हवाई अड्डा मैदान में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जबकि शहरी क्षेत्र को भी चकाचक करने की तैयारी शुरू हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया कल्याण मंडपम का लोकार्पण, कहा यह प्रदेश के लिए लोकप्रिय मॉडल बनेगा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को खोड़ाबार में नगर निगम की ओर से बनाए गए महानगर के पहले कल्याण मंडपम के लोकार्पण के साथ ही निगम की 102.71 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इनमें 76.40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व 26.31 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का कल्याण मंडपम प्रदेश के सभी जिलों के लिए लोकप्रिय मॉडल बनेगा, जहां गरीब बेटियों के विवाह समेत अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के लिए सिर्फ 11,000 रुपये में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों और अन्य सामान्य कर्मचारियों की बेटियों के विवाह के लिए भी इतनी ही धनराशि में कल्याण मंडपम बुक हो जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहले ट्रंप की पुतिन से बात, अब मोदी से मुलाकात, नई त्रिमूर्ति से चीन की उड़ी नींद, संयोग या प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह महज संयोग है या अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक कूटनीतिक प्रयोग है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के मुखिया ने दूसरे
दूसरे शक्तिशाली देश के मुखिया से फ़ोन पर 1.5 घंटे बातचीत की है और ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब दुनिया का एक तेजी से बढ़ता हुआ और आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर देश यानी भारत के प्रधानमंत्री से ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। वैसे तो दुनिया भर में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर चर्चा है और कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से और बेहतर हुए हैं। ट्रंप गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करेंगे। ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी कर रहे हैं और ट्रंप के पिछले महीने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस बैठक में मोदी और ट्रंप द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी और आव्रजन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर व्यापक चर्चा करेंगे। लेकिन इस वैश्विक घटनाक्रम से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिशाली देश चीन की नींद उड़ गई है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कौन बनेगा बिहार का बॉस, दिल्ली चुनाव नतीजे ने दिया है इशारा और सबक भी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। दिल्ली में एनडीए ने विपक्ष को धूल चटाने के बाद अगले रण क्षेत्र के लिए हुंकार भर दी है। अगला मुकाबला बिहार की धरती पर होने वाला है। कांग्रेस ने भी बिहार पर ध्यान केंद्रित किया है और इसी के तहत 5 फरवरी को जब दिल्ली में मतदान हो रहा था, राहुल गांधी एक दिन के दौरे पर पटना पहुंचे थे। यह 18 दिनों में उनकी दूसरी बिहार यात्रा थी। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई घोषणाएं करके एनडीए ने पहले ही बिहार मिशन के लिए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 फरवरी को बिहार के दौरे पर जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम बिहार में कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक किसान सभा को संबोधित करेंगे। पर चुनाव जीतने के लिए सिर्फ प्रचार करना ही काफ़ी नहीं होता है। चुनाव जीतने के लिए रणनीति सबसे अहम होती है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणाम का असर बिहार के सभी राजनीतिक दलों पर होने वाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में सरकार बदलते ही बड़ा एक्शन, परिवहन विभाग के 6 अधिकारी अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में सरकार बदलते ही परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों पर गाज गिरी है। सीबीआई ने दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के हाल ही में चुनाव हारने के बाद राजधानी में ये पहली बड़ी कार्रवाई है। इन सभी को मंगलवार शाम को हिरासत में ले लिया गया था। एजेंसी को विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। सीबीआई ने बताया कि गिरफ्तारी से पहले शिकायतों की निगरानी और सत्यापन करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि शिकायतों के सत्यापन में प्रथम दृष्टया विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार के संकेत मिले, जिसके बाद अधिकारियों की गिरफ्तारियां हुई और इन सभी से फिलहाल पूछताछ जारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीबीआई सूत्रों ने बताया कि शाम दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। ये सभी खाकी वर्दी पहनते थे। ये वर्दी का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे। जो गाड़ियां सड़कों पर आती जाती हैं उनसे ये चालान वसूलते थे और इन्हीं आरोपों पर सीबीआई ने इनके खिलाफ जांच शुरू की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी की आबादी 25 करोड़, 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में लगाई डुबकी, बोले सीएम योगी। अखिलेश यादव को भी घेरा। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में डुबकी लगा चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर करोड़ों लोग प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। यह नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन कुछ लोग चोरी छिपे ऐसा करने की आदत है। उन्होंने कोरोना वायरस का टीका तो लगवा लिया, लेकिन दुनिया से कहते रहे कि वैक्सीन ना लगवाएं। उन्होंने चोरी छिपे संगम में डुबकी लगाई और वापस आ गए, लेकिन जनता से कह रहे हैं कि डुबकी ना लगाएं। महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। संगम तट के दोनों तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर लोगों के उत्साह का आलम यह है कि सुबह सुबह ही 1 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके थे और यह आंकड़ा अब 1.83 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि माघी पूर्णिमा पर सबसे पहले नागा साधुओं के अखाड़ों ने स्नान किया और इसके बाद अखाड़ों और फिर साधु संतों ने डुबकी लगाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम बनने से पहले ही दिल्ली को मिल गया बड़ा गिफ्ट, केजरीवाल ने लगाया था अड़ंगा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता परिवर्तन होने के बाद केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली में स्वास्थ्य की 2 बड़ी योजनाएं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन योजना को दिल्ली में लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीद है कि दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद नई सरकार इन दोनों योजनाओं को यहाँ लागू करेगी। इससे गरीबों व 70 वर्ष से अधिक उम्र
उम्र के बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही दिल्ली में अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बनाए जाएंगे और इससे प्राथमिक स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। असल में मार्च 2020 में कोरोना की वैश्विक महामारी फैलने के बाद स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की कमी सामने आई थी। इसके मद्देनज़र केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में PMABHIM योजना शुरू की थी और इसका मकसद स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था। इसके तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली में भी 2406 करोड़ रुपए की लागत से 1139 शहरी स्वास्थ्य व वेलनेस सेंटर, 11 जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब व 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने की योजना को स्वीकृति दी थी। बाद में केंद्र सरकार ने वेलनेस सेंटरों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एक दांव से साधे 23 जिलों के वोटर दे दिया 20,000 करोड़ का तोहफा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद गंभीर कदम उठा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बाढ़ को लेकर अलग अलग जिलों में कई हजार करोड़ की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं और इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सीएम ने इसे कैबिनेट से भी मंजूरी दिलवा दी है। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के बीच में ही लगभग 20,000 करोड़ की विकास योजनाओं को कैबिनेट से मंजूर करवाया है। बिहार के लगभग 23 बाढ़ प्रभावित जिलों में विकास का रोड मैप तैयार करना मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सीएम ने प्रगति यात्रा के दौरान दावा किया कि बाढ़ प्रभावित होने वाले तमाम जिलों को स्टेट हाईवे से कनेक्ट कर दिया गया है। बिहार के किसी भी जिले से राजधानी पटना तक का सफ़र 5 घंटे में पूरा हो रहा है। सीएम ने दावा किया कि उनका लक्ष्य है कि इस 5 घंटे के समय को और भी कम किया जाए। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमपी में फरवरी के आखिरी हफ्ते में लगेगा वीआईपी का जमावड़ा, राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी तक का दौरा। जी हाँ दोस्तों, भोपाल में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा आयोजन माना जा रहा है। इसमें देश दुनिया के तमाम बड़े उद्योगपति आने वाले हैं, जबकि देश के सियासी दिग्गज भी इस आयोजन में पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी फरवरी के आखिरी सप्ताह में मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसके लिए राजधानी भोपाल में तैयारियां शुरू हो गई है, क्योंकि जितना बड़ा ये आयोजन है उतना ही ज़्यादा तैयारियां भी यहाँ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे को लेकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पीएम मोदी 23 फरवरी को मध्य प्रदेश आएंगे, जहाँ वो छतरपुर के बागेश्वर धाम में बनने वाले कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद वो भोपाल के लिए रवाना होंगे। खास बात यह है कि 23 फरवरी को पीएम मोदी भोपाल में ही रात रुकेंगे और वो भोपाल के राजभवन में रुकेंगे, जहां वो मध्य प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी ट्रंप की मुलाकात पर रहेगी दुनिया भर की नज़र। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुप्रतीक्षित मुलाकात 13 फरवरी को वाशिंगटन में होने जा रही है। इस हाई प्रोफाइल बैठक पर दुनिया की नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि ये पीएम मोदी की दूसरी बार राष्ट्रपति बने ट्रंप के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक होगी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी की शाम को वॉशिंगटन पहुंचेंगे और इसके बाद अगले दिन 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी अहम बैठक होगी। हालांकि बैठक के सटीक समय को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फ्रांस जाते समय पाकिस्तान में घुस गया पीएम मोदी का विमान, 46 मिनट तक इस्लामाबाद में मचा रहा हड़कंप। जी दोस्तों, नई दिल्ली से फ्रांस की उड़ान भरने के दौरान रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पाकिस्तान में घुस गया। करीब 46 मिनट तक पीएम मोदी का विमान पाकिस्तान के एरोस्पेस में रहा। इससे इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के ARY न्यूज़ ने ये जानकारी दी है। ARY न्यूज़ ने नागरिक उड्डयन स्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान ने नई दिल्ली से पेरिस की यात्रा के दौरान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी का विमान इंडिया 1 शेखपुरा, फैजाबाद, चकवाल और कोहाट से पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश किया और 46 मिनट तक पाकिस्तान की सीमा में रहा। घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने आगे कहा कि अफगान हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण भारतीय पीएम के विमान को अनुमति दी गई थी और ये पहली बार नहीं है कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के विमान ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया हो। पिछले साल अगस्त में मोदी के विमान ने पोलैंड से दिल्ली की यात्रा के दौरान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का भी उपयोग किया था। नई दिल्ली से उड़ान भरने के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान करीब 11 बजे रात पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुआ और 46 मिनट तक देश की सीमा में रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप की प्रतिबंधों की धमकी के बीच भारत ने
इशारों इशारों में दे दिया पैगाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात से ठीक पहले भारत की ओर से चाबहार योजना को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दिए एक बयान के बाद से भारत ईरान की महत्वाकांक्षी चाबहार योजना पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन से कहा था कि चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए प्रतिबंधों में दी गई छूट को रद्द या संशोधित किया जाए। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर खींचेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी का बिहार द्वारा बीजेपी की जबरदस्त तैयारी, 12 जिलों पर विशेष फोकस, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों की लगी ड्यूटी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के बाद अब सबकी नजर बिहार पर टिक गई है। अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और एनडीए हो या महागठबंधन दोनों चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 24 फरवरी को भागलपुर में किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें पीएम मोदी देश भर के किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे और प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को चुनावी अभियान की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री से लेकर बिहार के मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है और 12 जिलों पर भारतीय जनता पार्टी ने विशेष फोकस किया है, जहां संगठन से जुड़े पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।